सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 न्यूज HD। सबसे पहले आपको बताया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद LPG भी महंगी कर दी गई है। LPG 10 रुपये 37 पैसे फी किलोग्राम महंगी कर दी गई। फरवरी के लिए LPG की नई कीमत 157 रुपये फी किलोमीटर मुकर्रर कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद LPG भी महंगी कर दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा, LPG भी महंगी कर दी? बिल्कुल, जो ओगरा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक LPG की जो कीमत है वो 10 रुपये 38 पैसे का जो है वो मजीद इजाफा इसमें कर दिया गया है। और जो इसमें जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत में 122 रुपये का जो है वो इजाफा किया गया है। और LPG महंगी करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये फरवरी के लिए कीमतें रहेंगी और ये याद रहे कि इसमें जो इजाफा हुआ है इससे जनवरी में जो LPG की जो कीमत थी वो 147 रुपये थी और अब जो घरेलू सिलेंडर की जो नई कीमत हो गई है वो तकरीबन 1863 रुपये तक पहुंच चुका है जो एक घरेलू सिलेंडर होता है। याद रहे कि इस वक्त मुल्क भर में जो SSGC और SNGPL के जो सिस्टम में गैस ना होने की वजह से घरेलू सार्फिन को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हर घर में तकरीबन LPG सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसमें भी जो है हुकूमत ने एक दफा बड़ा इजाफा किया है और LPG के जो फी सिलेंडर की जो कीमत है उसमें फी किलो के अगर हिसाब देखा जाए तो 10 रुपये 38 पैसे का जो इजाफा किया गया है वो यकीनी तौर पर एक आवाम पर बहुत बड़ा बोझ जो है वो तस्वुर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीन की जानिब से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। वैक्सीन हवाले करने की तकरीब नूर खान एयरबेस पर हुई। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सफीर ने कहा कि वैक्सीन की फराहमी पाक चीन की लाजवाल दोस्ती की मिसाल है। पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसे चीन कोरोना वैक्सीन फराहम कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात और दोस्ती के नए बाब रकम करेंगे। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहिरा किया है। तो आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन की जानिब से ये वैक्सीन की खेप जो है वो पाकिस्तान को दी गई है और हवाले करने की तकरीब भी नूर खान एयरबेस पर मुनक्किद हुई। पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसे चीन वैक्सीन फराहम कर रहा है, ये कहना था चीनी सफीर का और चीन ने लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहिरा किया है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत और अवाम की तरफ से चीन के मशकूर हैं। चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात को 7 दिहाइयां मुकम्मल होने को हैं। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ लाजवाल दोस्ती का मुजाहिरा किया। चीन ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान को फराहम की। चीन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहिरा किया है और ये साल जो हमारी दोस्ती और ताल्लुकात में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा इसलिए है कि हमारे सफारती ताल्लुकात को इस साल 7 दहाइयाँ मुकम्मल होने को हैं और इंशाअल्लाह हमारा एक बड़ा वाज़े एक मंसूबा है कि हम इस साल को शायान शान तरीके से मनाएंगे और अपनी ताल्लुकात और अपनी दोस्ती के नए बाब रकम करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि एक हफ्ते में वैक्सीन लगाना शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन भी इस माह आ जाएगी। मज़ीद तफसीलात सबा बशीर से जान लेते हैं जो इस वक्त डॉक्टर फैसल के साथ मौजूद हैं। जी सबा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। कोरोना की जो वैक्सीन है वो आज पाकिस्तान पहुंच गई है। इस वक्त मैं वजारत सेहत में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान। उनसे ही जानते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम मरहला है और अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते के दौरान इंशाअल्लाह जो वैक्सीन के लगने का सिस्टम है उसका आगाज़ हो जाएगा और ये बैक वक्त तमाम
मुल्क में होगा। और इसमें कोशिश ये होगी कि ये जो है इसकी जो स्टार्ट है, इसकी जो प्रायोरिटाइजेशन है वो इस तरह से हो कि जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो सबसे आगे काम कर रहे हैं कोविड में, उनसे शुरू की जाए। उनका बचाव सबसे अहम है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें हम अगले चंद हफ्तों में ये वाला फेज़ जो है मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो दीगर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 65 साल से उम्र के ज़्यादा के, 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उनमें ये वैक्सीन जो है इस्तेमाल होना शुरू होगी, जो अगली आएगी, जो कोवैक्स के ज़रिए आ रही। सो मुझे लगता है कि स्मूथली अब ये प्रोसेस चल पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो वैक्सीन है रजिस्ट्रेशन भी हो गई है हेल्थ केयर वर्कर्स की, और मैं ये कहूँगी कि ये पहला फ़ेज़ तो है, 5 लाख के करीब वैक्सीन पहुँची है। दूसरा फ़ेज़ जो है वो कब तक मुकम्मल होगा और कोरोना पाकिस्तान से कब तक ख़त्म होगा? मेरे ख्याल से जी दूसरा जो मरहला है, जब हमें अंदाज़ा ये बताया गया है कि जो कोवैक्स के ज़रिए एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है वो भी फरवरी के महीने में आना शुरू हो जाएगी। और जो पहली और दूसरी सहमाही है, यानी पहले 6 माह जो हैं 2021 के, उसमें हमें एक्सपेक्टेड है 17 मिलियन डोजेज़, तो जो 8 मिलियन लोगों के लिए काफ़ी होंगी। सो इंशाल्लाह ये चीज़ अब अच्छी तरह से अपने स्पीड इसमें आ जाएगी। मुकम्मल ये प्रोसेस मेरे ख्याल से जी साल के आखिर तक ही होगा, क्योंकि हमारा बड़ा मुल्क है। सर, ये आखिरी सवाल मेरा कि अब तक चाइना के अलावा कौन कौन से ममालिक ने पाकिस्तान से वैक्सीन के हवाले से रब्ता किया है, और क्या उम्मीद है कि कौन कौन से मुल्कों की वैक्सीन पहुँच जाएगी इस साल? मैं समझता हूँ कि जी ये जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है ये अगली है साइनोफार्म के अलावा। इसके अलावा भी हमारे राब्ते चल रहे हैं, और जूं वैक्सीन्स की एफिकेसी यानी उनकी अफादियत का डेटा सामने आता जाता है, इजाफी वैक्सीन्स जो हैं वो भी रजिस्टर होती चली जाएंगी और एक से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि आज की जो वैक्सीन है ये तो पाकिस्तान आज पहुंच गई है, और आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी, उसके बाद जो अब बहुत बड़ी उम्र के अफराद हैं उनको लगेगी। उसके बाद इनका ये कहना था कि मुख्तलिफ मुल्कों ने पाकिस्तान से राब्ते हैं कोरोना की वैक्सीन के हवाले से, लेकिन जो वैक्सीन पाकिस्तान के लिए और कोरोना के लिए फ़ायदेमंद होगी तो उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, और इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि कोरोना खत्म हो जाए। ठीक है सबा, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ फराहम करे, कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। की मैं गुजारा करूं लाला, 500 तेल साड़ के मैंने शाम को 300-400 बचा के मैंने किदे करूं, इतना पेट्रोल बधाई पे गरीब आवाम किदे मरे। सर ये पॉलिसी अवाम दोस्तों हो नहीं सकती ना। जिनके घर में चीजें पूरी हो रही हैं वो बैठे हुए हैं और उनको गरीब का कोई ख्याल ही नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई पॉलिसी मेकर बैठा ही नहीं है जो पॉलिसी बना के सही मानों में चला रहा हो। अवाम पे जुल्म है, जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, कारोबार खत्म हो जाएगा इससे। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ दे और अच्छा से अच्छा जो है ना पैकेज दे। ये क्या खाने को नहीं मिल रही रोटी, तो पेट्रोल पर गरीब आदमी क्या डलवाएगा। तीसरी दफा पेट्रोल बढ़ गया, इतनी महंगाई हो रही, फिर हुकूमत कहती है कि महंगाई कम हो रही है। अब महंगाई बजाय पेट्रोल से बढ़ने से और मजीद और महंगाई बढ़ेगी ना, लाज़मी बात है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल के लिए सवारी किराया नहीं दे रही, किराया वो 10-15 रुपये दे रही है और कुछ बनता ही नहीं है सर। इस पेट्रोल की वजह से पेट्रोल महंगा होता है, उसकी वजह से साथ साथ में और भी महंगाई बढ़ जाती है। मैं तो इसके बारे में ये कहूँगा इमरान खान साहब को कि बस इस तरह करो कि सब गरीबों को इकट्ठा करके या तो उनको जला दो या एक बम रख के कि वो बस सब मर जाए। और न घुट के मरने से तो एक दफ़ा मरना बेहतर है ना यार। हम गरीब लोग जो दिहाड़ीदार लोग हैं, टैक्सी चलाने वाले, किधर जाएं। इस गवर्नमेंट को खुदा का वास्ता है, इमरान खान को हम कहते हैं या तो गवर्नमेंट छोड़ दे या को गरीब के लिए सोच। हर रोज़ जब महंगा करते हो तो 4-5 रुपये महंगा करते हैं या 10 रुपये महंगा करते हैं। जब सस्ता करते हो तो पैसों के हिसाब से सस्ता करते हैं, 10 पैसे या 5 पैसे या 25 पैसे इस तरह सस्ता करते हैं। हम लोग तो चिखते रहते हैं कि भाई खुदा के लिए जो महंगाई कर रहे हो, जो लोगों परेशान है लोग, आप लोगों के अशिया की वजह से, आप लोगों की उसकी वजह से हम जो है महंगाई की उसमें पीस रहे हैं। एहतसाब अदालत सखर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि अपोजिशन 2 साल तक हुकूमत से बातचीत की कोशिश करती रही, 2.5 साल बाद भी साबका हुकूमतों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। आज अवाम 2 वक्त की रोटी खाने से महरूम है, गरीबों की जेबों से पैसे निकाल कर भी हुकूमत नहीं चल पा रही। 2.5 साल में भी इसमें भी ये कहना कि ये पिछली हुकूमत का है, ये पिछली हुकूमत का है। कुत्ते ने खाया, पिछली हुकूमत ने खिलाया था तब खाया। भैंस दूध नहीं दे रही, पिछली हुकूमत का खाना खाया था इसलिए दूध नहीं दे रही। यानी हर चीज़ पिछली हुकूमत में। अपनी बात करो कि जी अपोजिशन क्या कर रही है,
बातचीत नहीं कर रही। अपोजिशन ने हर मुमकिन 2 साल कोशिश की कि हमारी बातचीत हो, और बातचीत करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं थी। आज जब हालात इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि एक वक्त की रोटी के लिए गरीब आदमी परेशान है, गरीबों के जेबों से पैसे निकाल कर चलाते हैं, फिर भी नहीं चलती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हुकूमत है, ये वफाकी हुकूमत नहीं, कार्टून नेटवर्क है। 1.5 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए इजाफा किया गया। हुकूमत तेल में सबसे ज्यादा टैक्स ले रही है। वो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये वफाकी हुकूमत नहीं, कार्टून नेटवर्क है कि 45 रोज में जो 11 रुपए इन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया है, उसकी जिम्मेदारी भी माजी की हुकूमतों पर जाएगी। और बजाय इसके आप शर्म करें, आप आवाम को कहते हैं कि हमने तो आपके बेहतरीन मफाद में किया है। मतलब इतना सख्त दिल कैसे कोई आदमी हो सकता है, कैसे कोई हुकूमत हो सकती है? वही हुकूमत हो सकती है जो कि सिलेक्टेड हो, जिसको आवाम की परवाह ना हो, जिसने ना आवाम से वोट लिए हो और ना मुस्तकबिल में उसको वोट लेने हो। जब ये तमाम चीजें, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, मट्टी का तेल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, तो सब्जी भी तो महंगी होगी, अंडे भी तो महंगे होंगे, आटा भी तो महंगा होगा। और ये कहते नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मौजूदा महंगाई की सिचुएशन में वो इस तरीके से गुजारा नहीं कर सकते। और अगर आपको आवाम का ख्याल है तो हम ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर इस इजाफे को कलअदम किया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है कि अवाम को रोज बरोज कुचला जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में मुतअद्दिद बार इजाफा किया गया। हुकूमत IMF के सामने लेट चुकी है। नाअहल हुकूमत एक्सपोज हो गई। वज़ीर आज़म को अवामी मसाइल का पता TV से चलता है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। और इनके जो कॉल थे, जो अकवाल थे, जो स्टेटमेंट्स थी, जिस तरह उन्होंने फरमाया आप इकट्ठी कर लें तो आपको ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे, और दिन रात ये टेलीविज़न पर एक्सपोज होते हैं। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर कल इजाफा किया गया है, और ये हुकूमत, मैंने पिछली मरतबा भी कहा था, IMF के सामने लेट चुकी है। ये गुलाम हुकूमत है, ये सिर्फ इदारों की गुलामी कर रही है। रोज़ बरोज़ पाकिस्तान की आवाम कुचली चली जा रही है। जिस सुनामी का ये जिक्र करते थे, शायद ये वही सुनामी है। ये नाअहल एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरह फैसल साहब ने फरमाया कि जो इनके सिलेक्टर्स हैं अब उनको पीछे हट जाना चाहिए। इन नाअहलों को हम पर मुसल्लत किया है। हम इन्हें सिलेक्टेड एक वजह से कहते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम मुल्क के वजीर आजम को सिलेक्टेड कहें, लेकिन अगर मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तानी कौम की तकलीफ से इतना नाला है, इतना अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसको टीवी देख के पता चलता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो या टीवी से या बीवी से उसे पता चलता है क्या हो रहा है। लिहाजा हमने इज्जत के साथ उसे मौका दिया कि वो बाइज्जत तरीके से 31 तारीख तक घर चला जाए। वो नहीं गया। अब PDM फिर आएगी, बैठेगी, स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। IMF ने बरामदी शोबे को 0 रेटिंग की बहाली की मुखालिफत कर दी है। सस्ती बिजली और गैस की फराहमी पर भी एतराज़ात कर दिए। इसी हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। IMF ने बरामदी शोबे को सस्ती बिजली और गैस की फराहमी पर एतराज कर दिया। ज़राए का कहना है कि IMF प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत में आलमी मालियाती इदारे ने एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडीज देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने बिना वसाइल टेक्सटाइल पॉलिसी में $6 अरब की मराहत की तजवीज़ दी है। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR ने भी टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत मराहत पर एतराज़ात उठाए हैं। पेट्रोलियम और पावर डिवीजन ने भी सस्ती बिजली और गैस फराहमी से इनकार किया है। दूसरी जानिब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 0 रेटिंग की बहाली, सस्ती बिजली, गैस की फराहमी और टैक्स मराहत का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी है। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर को भी खुसूसी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम की रिहाई के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत उस्मा ने उमर शेख की नजरबंदी के हुक्म इम्तना में 1 दिन की तौसी कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि उमर शेख की रिहाई का फैसला मुअत्तल ना हुआ तो संगीन नताइज होंगे, मुलजिमान की रिहाई के आलमी असरात होंगे।
डेनियल पर्ल कत्ल केस के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने मुकदमे में वफाक को नोटिस जारी नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक को नोटिस दिया जाना जरूरी है। उमर शेख की रहाई का फैसला मुअत्तल न हुआ तो संगीन नताइज होंगे। मुल्जिमान की रहाई के मुकदमे के आलमी असरात होंगे। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप तो केस में फरीक ही नहीं है। हमने मुकदमा मुल्जिम उमर शेख के वकील को सुनने के लिए मुकर्रर किया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि शहरी को क्यों हिरासत में रखा हुआ है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस करने या न करने से मुतालिक जायजा लेने के लिए ऑर्डर शीट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुल्जिम उमर शेख के वकील का कहना था कि असल मुल्जिमान को छोड़ दिया गया, अमरीकी दबाव में आकर गलत शख्स को पकड़ा गया। अदालत ने मुल्जिम की नजरबंदी के हुक्म इम्तना में 1 दिन की तोसी करते हुए सिंध हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पीटीएम अपनी मौत मर गई है। जिस तहरीक का बयानिया ना हो वो खत्म हो जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मरियम नवाज ने मौलाना फजलुर रहमान को भी फंसा दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। अवैस, अपडेट कीजिएगा हमें। बिल्कुल जी, आज का जो इजलास हुआ तर्जमानों का, उसमें कब्जा माफिया, ममनुआ फंडिंग और पीडीएम पर जो है वो तफसीली बात हुई है। इस पे जो पार्टी तर्जमानों के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि मरियम नवाज ने मौलाना फजलुर रहमान को भी फंसा दिया है। नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से पैसे वसूल करते रहे। आज के इजलास में तर्जमानों ने ये बात बताई है और हमने फॉरेन फंडिंग मामले पर अपोजिशन को बेनकाब किया है। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था, उनका ये कहना था कि पीडीएम अपनी मौत जो है वो खुद ही मर गया है। जिस तहरीक का बयानिया ना हो वो खत्म हो जाती है, इमरान खान का ये कहना था। और उसके साथ जो है शहजाद अकबर की कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई और ये फैसला हुआ है कि कब्जा माफिया जो अरकान है, जो हुकूमत जो इस हवाले से जो अरकान पार्लियामेंट है उसकी डिटेल स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट से जो है वो शेयर करेगी। और इमरान खान का ये कहना था कि सबको मालूमात जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, आवाम को पता होना चाहिए कि इनके पैसे को किस तरह लूटा गया। खुर्रम दस्तगीर पर भी बात हुई। उनका ये एक मेंबर ने ये बात की है कि खुर्रम दस्तगीर के वालिद ने महकमा माल की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और अगर ये सच्चे होते तो कार्रवाइयों के खिलाफ अदालत में जाते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म का कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान सामने आया है और उनका कहना है कि कोई सियासी कार्रवाई नहीं करेगा। कब्जा माफिया जहां भी है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीडीएम के साथ साथ दीगर मामलों पर बात हुई है। आज के इस कौमी असम्बली के हवाले से भी जो है वो टास्क किया गया और तर्जमानों को आइंदा हफ्ते के हवाले से जो पार्टी पॉलिसी है और जो हुकूमती जो गाइडलाइंस हैं उनके हवाले से तफसीली आगाह किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मुकामी हुकूमतें वक्त से पहले खत्म करने पर पंजाब हुकूमत से 4 फरवरी तक तहरीरी जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात केस की 28 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। केस की समाअत 4 फरवरी को होगी। तो आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकामी हुकूमतें वक्त से पहले खत्म करने पर पंजाब हुकूमत से 4 फरवरी तक तहरीरी जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात केस की 28 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। केस की मजीद समाअत अब 4 फरवरी को होगी। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुकामी हुकूमतें वक्त से पहले खत्म करने पर पंजाब हुकूमत से 4 फरवरी तक तहरीरी जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात केस की 28 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब हुकूमतों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब में सूबाई हुकूमत ने 3 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सूबे में सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान, बताएगा इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, देखिए ये 2 रोज़ा इजलास है जो कि आज पहले मरहले में पंजाब और केपी के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होनी थी, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से राजा मुशावरत पेश हुए और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जिन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि सितंबर में हम बल्दियाती इंतखाबात सूबे में कराने के लिए तैयार हैं, जिसके 9 डिवीजन थे और उन 9 डिवीजन में 3 मराइल में बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहते हैं, जिससे इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा है कि आप बर वक्त इक़दाम मुकम्मल कर दें। अगर इक़दाम मुकम्मल नहीं किए गए तो जो पुराने कवानीन थे उन पर ही बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। जबकि केपी हुकूमत ने भी सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दी है और अब इस वक्त दोनों सूबाई हुकूमतों ने अपनी तजवीज़ से आगाह कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो इंटरनल अपना मुशावरती इजलास है वो जारी है और इलेक्शन कमीशन इन दोनों सूबाई हुकूमतों की तजवीज़ का जायजा लेके अपने जो हतमी ऐलान है तारीख का वो करेगी और कल का जो इजलास होगा उसमें सिंध,
बलोचिस्तान और इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ऑनलाइन इम्तिहान ना लिए जाने पर कराची में टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। तलबा ने नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया है। तनवीर बहलीम बताएगा क्या मुतालबात हैं तलबा के और क्या सूरत हाल है इस वक्त। देखिए, ऑनलाइन इम्तिहानात के हक में हम देख रहे हैं कि जो निजी यूनिवर्सिटी के तलबा है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पहले कराची के अंदर हमने देखा कि तलबा की तादाद ने एहतजाज किया। अब नेशनल हाईवे गुलशन हदीस से आगे जाकर एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, जिसके तलबा की जानिब से ऑनलाइन इम्तिहान न लेने पर एहतजाज किया जा रहा है और तलबा सरापा एहतजाज उनकी जानिब से नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया गया है और ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। तलबा ने प्ले कार्ड में उठा रखे हैं जिस पर ये लिखा है कि जब सेमेस्टर ऑनलाइन बढ़ाया गया है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन लिए जाएँ। तलबा की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरीके से तलबा की जानिब से मुतालबा वही है कि ऑनलाइन इम्तिहान लिए जाएँ। तनवीर, शुक्रिया आपका। शिकारपुर में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि वफाक ने 65 अरब सिंध के अवाम पर खर्च किए। सिंध को तमाम वैक्सीन वफाक दे रहा है। कोरोना वैक्सीन पर सियासत की जा रही है। सिंध में कोई गवर्नर राज नहीं लगने वाला। वफाक ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लोगों की मदद करने का प्रोग्राम किया और सिर्फ 2 माह के अरसे के अंदर अंदर 200 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम में तकसीम किए गए, जिसमें से 65 अरब रुपया सिंध के अवाम के ऊपर खर्च किया वफाक ने। वैक्सीन एक नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तमाम वैक्सीन वफाक इनको दे रहा है और उसके ऊपर सियासत हो रही है। शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसी चीज जो लोगों की सेहत की चीज है उसके ऊपर भी सियासत की जा रही है और झूठ बोलकर सियासत की जा रही है। इन सब अब वैक्सीन के लिए भी लाइन में लगे हुए होंगे कि वफाक दे। जमीयत उलमाए इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि हमारे इस्तीफे हमारे पास मौजूद हैं। जब क़यादत फैसला करेगी तो इस्तीफा देंगे। वज़ीर आज़म के इस्तीफे का इंतजार था लेकिन नहीं दिया। जब हमारे जलसे होते हैं हुकूमत की चीखें निकल रही होती हैं। पीडीएम के इस्तीफे तो अपनी अपनी क़यादतों के पास उनके मेंबरान के इस्तीफे जमा है, लेकिन पार्लियामेंट में कब पेश करते हैं, स्पीकर को कब पेश करते हैं, ये फिर पीडीएम का फैसला होगा। ये 31 जनवरी जो है वो एक अल्टीमेटम था, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे, नहीं तो फिर हम इस्तीफे देंगे। तो ये तो अब एक बात तो सामने आ गई कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और उसको देना चाहिए था। अभी हमारे पास जो है वो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है, इस्तीफों का ऑप्शन भी है। अलबत्ता हमारे इस्तीफे हमारे पास जमा हैं, जब क़यादत फैसला करेगी तो जमा कर देंगे। देखिए, हुकूमत की तो चीखें निकल गई है। हमारे जब जलसे होते हैं तो 15 मिनिस्टर जो है वो हायर किए होते हैं। अपोजिशन का जलसा नाकाम, 200 थे, 500 थे, इस तरह की चीज़ें। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे वोटर न बिकते हैं न कभी माजी में भी बिके हैं। 4 तारीख को जो इजलास है उसमें वो अपना मौक़िफ़ देंगे। मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान पंजाब असेंबली ने सेनेट इंतखाबात में अपना उम्मीदवार लाने पर मुशावरत शुरू कर दिया। MP अशरफ अंसारी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। बहुत से अरकान असेंबली राब्ते में है। तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असेंबली के बाहर। मुस्लिम लीग नून से नाराज़ MPA अशरफ अंसारी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ अंसारी साहब, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप? अपना कैंडिडेट खुद ला रहे हैं सेनेट का, और वो किसे ला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह से हालात चल रहे हैं पिछले कई माह से पार्टी के साथ, और इन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर वजाहत मांगे हमें पार्टी से एक्सपेल भी कर दिया है। तो अब इस सूरत हाल में अगर हम पार्टी को वोट करते हैं तो पार्टी ने हमें मानना नहीं है कि हमने पार्टी को वोट किया है। तो जैसे ही सेनेट का शेड्यूल आएगा तो इस पर हम सारे दोस्त बैठ के फैसला करेंगे कि हमने अपना अलग से उम्मीदवार लाना है या किसी पार्टी के साथ हमने कोई इल्हाक करना है। तो इस पे जो भी होगा इंशाल्लाह वो फिर सबके सामने हम। अगर उम्मीदवार नया लाएंगे, कोई भी लाएंगे, तो वो आप ही MPs में से कोई होगा? कोई भी हो सकता है, मिल बैठ के फैसला करेंगे जो भी होगा। इस पर सारे मुत्तफिक हो गए हैं कि अब अपना उम्मीदवार लाएंगे आप लोग? नहीं, मुत्तफिक अभी गौर-व-खौज हो रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, फैसला कर रहे हैं
कि अगर हम पार्टी को वोट देते हैं तो उन्होंने मानना तो है नहीं है। और फिर सीक्रेट बैलेट है। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि हर उम्मीदवार आज़ाद है, वो अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक जो है अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कर सकता है। किस किस ने मशावरत में जो है कौन कौन से MPs उनके नाम क्या? मैं अभी वो तादाद बताने की पोजीशन में हूँ, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद है। इंशाल्लाह ये आने वाला सेनेट का जो इलेक्शन है ये सरप्राइज होगा। लीग के और MPs आपके साथ राब्ते में? सरप्राइज होगा। बहुत सारे लोग शामिल है इसमें। कितने MPs अंदाज़ा? अभी तादाद बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन सरप्राइज होगा जी इंशाल्लाह। जी सरप्राइज होगा। इस पर मशावरत की जा रही है कि आइंदा सेनेट में जो है वो अपना उम्मीदवार लाया जाए, ये कहना है आपका। सिंध हाई कोर्ट में आरजू फातिमा की पसंद की शादी का मामला समाअत के मौके पर आरजू के अहले खाना अली अजहर के वकील पर बरस पड़े। अहाता अदालत में आरजू की वालिदा ने अली अजहर के वकील निज़ार तनोली को जूता दे मारा। आरजू की वालिदा और अली असगर के वकील में तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। मुख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी कल गड़ी खुदा बख्श जाएंगे। मुख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी निजी तैयारे से लाड़काना जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के मज़ारों पर हाजिरी देंगे। आज़ाद लोहड़ियों बताएगा स्केड्यूल। जी बिल्कुल, मुख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी शादी के बाद में पहली बार जो है वो कल गड़ी खुदा बख्श जाएंगे। इस हवाले से निजी तैयारी के जरिए वो लाड़काना पहुँचेंगे, जहाँ से वो गड़ी खुदा बख्श पहुंचेंगे और गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और दीगर शोधा की मज़ारों पर हाजिरी देंगे। उसके बाद में वो नंडोरो हाउस पहुंचेंगे, जहां पर ज़ोहराना के बाद शाम वापस कराची के लिए होगी। उसके बाद 2 रोज़ यहाँ कराची में कायम करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो दुबई के लिए 2 रोज़ के बाद रवाना हो जाएंगे, तो दुबई में जाकर वहाँ पर कायम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रखिए। एक आम खबर से आपको अपडेट करें। सक्खर में दुकानदारों की जानिब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रेंट पॉलिसी के खिलाफ घंटाघर चौक पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं इमदाद बुज़दार से। इमदाद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त सक्खर में ताजरों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मैरान मरकज़, विक्टोरिया मार्केट, रेस्कुरस रोड समेत 10 से ज़ायद मुख्तलिफ मार्केटों के जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें बंद करके यहाँ पर इस रेंट पॉलिसी के खिलाफ घंटाघर चौक पर धरना दिया हुआ और एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो रहनुमा हैं उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान सैकड़ों दुकानदारों को बेरोजगार करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ रिपोर्टें बनाकर अदालतों में जमा की और अदालतों से फैसले लिए गए हैं और एक ही वक्त में 4000 से 4500% रेंट पॉलिसी में इजाफा किया गया है, जो कि जुल्म है। इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। दुकानदार अदालत से भी रुजू कर रहे हैं और आला अदालत से भी रुजू कर रहे हैं। उसके साथ साथ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह कराची में भी स्कूल्स खुल गए हैं। प्राइमरी से 8वीं जमात और जामियात में भी तालीमी सिलसिला बहाल हो गया। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। तमाम मुल्क की तरह कराची में भी प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आज से खुल गयी। तमाम तालीमी इदारों में तालीमी सिलसिला मुकम्मल बहाल हो गया। दर्सगाहों के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू जरासीम कुछ स्प्रे किट नस्ब किए गए। असातिज़ा का कहना है कि गुज़िश्ता बरस कोरोना के बाइस तलबा की तालीम का बहुत नुकसान हुआ। कि हुकूमत ने स्कूल बच्चों के लिए खोल के उनकी तालीम का जो नुकसान हो रहा था वो उसको पूरा करा है कि हुकूमत हमारे लिए सिर्फ इतना करें कि आप हमारे लिए स्कूल बंद ना करें, ताकि हमारे बच्चों का नुकसान ना हो और हमारे बच्चे भी तालीम याफ्ता। तालीमी इदारों की इंतजामिया को इंसदाद कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने का पाबंद किया गया है। तुलबा का कहना है कि ऑनलाइन तालीम से ज्यादा क्लास में बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। हम घर बैठे दोस्तों और टीचर्स को याद करते रहे। बिल्कुल मिस किया यूनिवर्सिटी को, और मतलब मेरा तो फाइनल ईयर है और उसके बाद मुझे दोबारा मौका भी नहीं मिलना, तो मिस तो मैंने बहुत किया है। मगर ऑनलाइन को भी इतना मुश्किल कर दिया है कि अब फिजिकल बेहतर लग रहे हैं। ऑनलाइन में आपका नेट चला जाता है और कभी कभार जो है मोबाइल भी प्रॉब्लम कर देता है, तो पता चलता है कि हम पेपर देने आ रहे हैं और हम वाकई में हमारा एक सेमेस्टर एंड हो रहा है। अच्छा भी लग रहा है और हम लोगों की पढ़ाई का लॉस हो रहा था, तो अभी ठीक है। 6 महीने है, लेकिन 6 महीने में काम भी बहुत सारा करना है और इसीलिए जो है ना कवर करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। स्कूल्स के बच्चों का मजीद कहना था कि वो चाहते हैं कि तालीम का सिलसिला दोबारा न रुके। कैमरा टीम व साथी रिपोर्टर समीर नवाज और तनवीर बहलीम के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक ऐसा खेल तमाशा जिसे देखकर आपको भी अपना बचपन याद आ जाए। लाड़काना में खेल तमाशा दिखाने वाला अब भी गली कूचों में जाकर बच्चों को खेल तमाशा दिखाता है। बड़े भी इसे देखते हैं, मजीद जान लेते हैं अब्दुल खालिक मुगेरी से। अब्दुल खालिक, दिखाइएगा हमें भी। जी बिल्कुल, एक ऐसा खेल तमाशा जिसे आप देखकर आपकी माजी याद आ जाए। बचपन में हम भी देखते थे खेल तमाशा, जब फिल्म लगती थी उसके बाद जो यहाँ पर खेल तमाशा वाले आते थे तो हम सिर्फ जो है अपनी जो जेब खर्ची थी उसी से ये खेल तमाशा देखते थे और इसी खेल तमाशा को देखकर हम फिल्म की याद ताज़ा कर लेते थे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है एक शहरी। आप बताएं कि आप इस खेल तमाशा को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको अपना बचपना याद आ रहा है? जी, ये जो खेल तमाशा है हम बचपन से जो 70s और 80s का ज़माना था और फिल्म बिनी का एक बहुत उरूज था और पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही थी वो मायानाज फिल्म बन रही थी, तो वो उस जो शौक़ को पूरा करने के लिए ऐसे खेल तमाशे वाले जो लोग थे वो गली गली कूचों में आते थे। जैसा कि इनका कहना है कि जो पाकिस्तान की मायानाज फिल्में थी वो देखकर जो सिनेमा में जाते थे, जिसके बाद ये खेल तमाशा देखकर हमें अपना बचपना याद आ गया। यहाँ पर जो खेल तमाशा है वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक वाहिद चाचा बचा है जो गली गली कूचों में जाकर बच्चों को जो है दिल बहलाने के लिए इसी खेल तमाशा को जो है इसकी याद जो है ताज़ा करने के लिए और जो यहाँ पर हर जो चौक चौराहे पर जो है बच्चों को जो एंटरटेन कर रहे हैं, जिसी पर जो है लोग जो है न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इसे देखकर अपनी जो जवानी और इस बुलेटिन से इतना ही। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।